नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग जो एक राजनीति विज्ञान की एक श्रृंखला चला रहे थे जिसमें से लाइन टू लाइन सारी चीज़ें पढ़ा जा रहा था, उसमें से आप लोगों ने संप्रभुता राज्य के सिद्धांत को पढ़ लिया है और आज है राजनीतिक अवधारणाओं की बारी, जिसमें से आज कानून, न्याय और दंड के सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे और इनसे संबंधित प्रश्नों को किया जाएगा। तो आइए इसका रिवीजन करते हैं और देखते हैं इनके प्रश्नों को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है। तो दोस्तों, ऐसे राज्य को राष्ट्रीय कानून कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे कानून को राष्ट्रीय कानून कहा जाएगा, नेशनल जो है कानून कहा जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा कर रखेंगे। देखिएगा, पीजीटी में, एलटी, टीजीटी सभी में पूछा हुआ है और यहाँ पर जितना दिया है उससे अधिक बार भी पूछा हुआ है। बहुत ही फेमस है। उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित कौन करता है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा आपके जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन को जो है कानूनी संप्रभुता का जनक भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है बहुत ही विधिवत रूप से इसका अध्ययन किया था। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के कानून को बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बताइएगा। तो दोस्तों, इसमें ठीक हो जाएगा NPC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानून को सर्वाधिकृत स्वीकृत सिद्धांत कौन सा माना जाता है? ऐतिहासिक, आदेशात्मक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, समाज शास्त्रीय सिद्धांत। तो दोस्तों, जल्दी से इसको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे जो स्वीकृत सिद्धांत है वह आपका आदेशात्मक सिद्धांत को माना जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे तो GIC जो है, PGT, TGT, LT ग्रेड सभी में आया हुआ है कि कानून संप्रभु का एक आदेश है। अब इसको शब्दों को बदल करके कई बार यह प्रश्न पूछता है, यह पूछ रहा है किसका कथन है। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों, यह बोलते हैं ऑस्टिन महोदय। ठीक है ना, ऑस्टिन महोदय, जिनको कानूनी संप्रभुता का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसको कानून के समादेश सिद्धांत यानी कमांड थ्योरी ऑफ लॉ का उन्नयक या कहेंगे जनक या कहेंगे कि उसको बढ़ाने वाला किसको कहा जाता है? यह भी पीजीटी में पूछा हुआ है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएंगे क्या? वही ऑस्टिन। ठीक है, जहाँ पर कानूनी संप्रभुता की बात होती है अगर, तो सबसे पहले ऑस्टिन को ही लगाइएगा। अगर नहीं आता है तो ऑस्टिन जो है 99% सही होते हैं। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इस तरीके से। अगला देखिएगा, 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विधि के शासन से निकटतम संबंधित है? विधि के शासन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और LT में पूछा हुआ भी है। तो विधि के शासन में जो है संविधानवाद की बात होती है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, 8वां प्रश्न है कि जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती। यह भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा हुआ है और ये बार बार रिपीट भी करता है। पूछ रहा है यह कथन किसका है? तो दोस्तों, तो यह लॉक महोदय का है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगी। ठीक है, लॉक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है, जानते ही आप। और इनका जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है जिसमें से ये टू ट्रीटाइज करते हैं। ठीक है ना, ये सभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसी से संबंधित बातें यहाँ पर उनके कानून से भी संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा फिलहाल। अगला 9वां प्रश्न है, यह कथन किसने कहा कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले? ठीक है, बहुत ही फेमस यह भी कथन है। तो यह किसका कथन होगा दोस्तों? तो यह है डॉक्टर PS मुहार का। पूछा हुआ है कई बार, तो इसको आप लोग लगाइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे इसी श्रृंखला में कि बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, बेंथम को बहुत अच्छे से आप जानते हैं और इनका उपयोगितावाद को आप लोग पढ़ते भी हैं
और बहुत ही फेमस भी है। उपयुक्तावाद पढ़ें, वहाँ से एक आध प्रश्न आपको मिलने की संभावना रहती है। जिसमें से सही क्या हो जाएगा, तो विधि के अनुसार इनका लक्ष्य क्या होता है कि अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख की बात करते हैं ये, है ना, ऑप्शन ए। यानी से कि अधिक से अधिक व्यक्ति जो है क्या करें, अधिक से अधिक सुख प्राप्त करें, ठीक है, समृद्धि प्राप्त करें, यानी कि अपना विकास कर सकें। अगला देखिएगा 11वां प्रश्न है, अधिकार कानून का तथा केवल कानून का फल है। बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं और कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले भी कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि कानून को ये ऊपर रखते हैं, कौन बोलते हैं यह, तो दोस्तों यह बेंथम महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 12वां प्रश्न है, इनमें से किसने विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। दोस्तों तो विधि का शासन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जीआईसी में एक बार यहाँ दिखा रहा है लेकिन रिपीट हुआ है कई बार। तो 12वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डाइसी महोदय, ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विधि का शासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछता है, इसमें एक दो क्वेश्चन और भी बनते हैं, तो इस विधि के शासन को एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। फिलहाल यहाँ पर 13वां प्रश्न देखेंगे, डायसी निम्न में से किस अवधारणा को श्रेष्ठ व्याख्या करते हैं। तो विधि के शासन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अभी जस्ट ऊपर लगाएं, ये भी एक तरीके से रिपीट हो गया है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। डायसी विधि के शासन से जुड़े हुए हैं ना। चलिए अगला देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है इसलिए देखिए 2 बार दिया हुआ भी है। 14वां क्वेश्चन है, विधि के शासन आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय किसको दिया जाता है। फिर से देखिएगा वही क्वेश्चन है, तो ए.वी. डायसी को, ठीक है ना, ए.वी. डायसी को। देखिए 3 बार रिपीट हो चुका है आपके सामने, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा था, यहाँ पर एक बार दिया और कई बार रिपीट किया हुआ है, 3 बार यहीं पर रख दिया है। अगला देखेंगे 15वां क्वेश्चन है, किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। तो दोस्तों 15वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और यह हॉलैंड महोदय बोलते हैं, कौन, हॉलैंड, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखिएगा, कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, ठीक है ना, का मतलब कि यहाँ पर जो राज्य जब स्थापना हुई उससे पहले ही क्या था, कानून जो है आ चुका था, मतलब कानून नियम पहले ही था और इसको राज्य से पहले माना जाता है। तो यह कथन किसका है कह रहा है दोस्तों, तो यह लियो डिग्वी का है, ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित विचार किसने दिया। राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करता है, ठीक है ना, राज्य विधि का नहीं, विधि का मतलब यहाँ पर वही कानून से है, राज्य कानून का नहीं वरन कानून क्या करता है, राज्य का निर्माण करता है। ऊपर वाले कथन से क्या है, रिलेटेड है। तो 17वें का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रैब महोदय हो जाएंगे, ठीक है। और दोनों याद रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन एक टॉप के क्वेश्चंस हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना रहेगी। अगला देखा जाएगा 18वां प्रश्न है कि यह राज्य नहीं है जो विधि का सृजन करता है वरन यह विधि है जो राज्य का सृजन करती है। फिर से वही क्वेश्चन है, विधि माने कानून और सृजन करना मतलब कि निर्माण करना होता है, ठीक है। देखिएगा कैसे क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ रहा है, कई बार यही क्वेश्चन पूछता भी है। 18वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्रैब महोदय, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखेंगे इसी श्रृंखला में, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन, ठीक है ना, व्यक्ति का शासन और विधि का शासन बहुत बड़ा अंतर है। अधिक अच्छा होता है, अधिक अच्छा कौन सा होता है, यह कथन किसका है, कह रहा है व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अच्छा होता है ना, यानी कि किसी व्यक्ति के शासन को जहाँ पर व्यक्ति का शासन होगा वहाँ पर निरंकुशता होगी, ठीक है ना, सर्वसत्तावाद आएगा, ठीक, तो वहाँ राज्य क्या होगा, निरंकुश हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहे हैं कि इससे अच्छा क्या होता है, विधि का शासन। तो यह कहता कौन है, यह दोस्तों कहते हैं अरस्तु महोदय, ठीक, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये विधि के शासन की बात करते हैं, अपना 158 देशों के संविधान की ये जो एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, ठीक है, इनको तुलनात्मक राजनीति का एक तरीके से जन्मदाता भी मान सकते हैं, बाकी राजनीति विज्ञान के इनको जो है पिता भी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल बी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 20वां प्रश्न है, अतः
प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है, किसने कहा है दोस्तों? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हॉब्स महोदय ने। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 21वां प्रश्न है कि राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल में निम्नलिखित में से कौन संबंध है? तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिसरो महोदय। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 22वां प्रश्न है कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22वां। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सालमन महोदय हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखिएगा कि विधि के शासन वाक्यांश में विधि पद का अभिप्राय क्या है? ठीक है ना, विधि पद का क्या अभिप्राय है पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मानव स्थापित विधि को ही विधि के पद का अभिप्राय या विधि का अर्थ समझा जाता है। किसके द्वारा स्थापित? मानव के द्वारा स्थापित। ऑप्शन यहाँ पर क्या? ए राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 24वां प्रश्न है प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है दोस्तों? तो प्लेटो का जो रिपब्लिक है, ठीक है ना, प्लेटो का रिपब्लिक आपका न्याय से संबंधित है। किससे? न्याय से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अगला देखेंगे प्लेटो के न्याय की अवधारणा निम्न में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है? कह रहा है प्लेटो के न्याय की अवधारणा का निम्न में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है? ठीक है ना, तो 25वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? समन्वय। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखिएगा इसी प्रकार से कि यूनानी दार्शनिकों ने न्याय को किस पहलू पर बल दिया था? यूनानी दार्शनिकों में जिसमें प्लेटो अरस्तु आपके आते हैं, तो किस पहलू पर ये बल देते हैं? तो दोस्तों जितने भी यूनानी दार्शनिक हैं अधिकतर वो सभी कैसे थे? आदर्शवादी थे, है ना, आदर्शवादी थे। चूँकि तो आदर्शवाद जो है नैतिकता पर अधिक बल देते हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे वितरक न्याय या वितरण न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा दोस्तों? तो बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं, अरस्तु के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा इसी श्रृंखला में कि 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? ठीक है, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा कर रखिएगा, टीजीटी और पीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है और कई बार पूछता है। तो शक्तिशाली का हित ही क्या है? न्याय है। तो यह को बोलता है थ्रेसीमेकस। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जस्टिस शब्द जस से निकला है, जस का संबंध इनमें में से किस भाषा से है? मतलब कि जस शब्द जो है किस भाषा से आया है या बना है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लैटिन भाषा से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे न्याय का अर्थ है कि, न्याय का क्या अर्थ है? तो दोस्तों यहाँ पर अर्थ रहता है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। मतलब किसी आधार पर कोई क्या किया जाए? भेदभाव न किया जाए। ठीक है, 30 का आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा 31वां प्रश्न है कि संसद और संविधान किसके उपकरण हैं? पूछ रहा है किस चीज़ के उपकरण हैं? तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? कानूनी न्याय के। ठीक है ना, संसद और संविधान से प्रेरणा स्रोत लेकर के संसद कानून की व्यवस्था करती है जिससे कि राज्य में शासन जो है सुचारू रूप से चल सके। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। अगला देखेंगे 32वां प्रश्न है कथन और कारण दिया हुआ है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई क्या है? न्याय है। ठीक है, फिर कह रहा है कि न्याय व्यक्ति को उसके अपेक्षित प्रदान करता है। ठीक है, देखिएगा कि राजनीतिक जीवन का सर्वोच्च अच्छाई क्या है? न्याय है। सही बात है, न्याय के आधार पर ही समानता आती है और समानता के आधार पर ही लोग अपना विकास करवाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या कह रहा है कि न्याय व्यक्ति को उसका अपेक्षित प्रदान करता है। अपेक्षित का अर्थ यहाँ पर है कि उसका जो एक पीक पॉइंट है, ठीक है ना, उसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ वो चीज़ उसको प्रदान करता है। ठीक है,
तो बिल्कुल सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है कि न्याय व्यक्ति क्या करता है, उसका अपेक्षित प्रदान करता है या उसको सही मार्ग दिखाता है। इसलिए जो है राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई क्या होती है, न्याय होती है। तो यहाँ पर दोनों सही है और आर सही है, कारण है, ठीक है, आर सही कारण भी है और व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 33वां प्रश्न है, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है, ठीक है ना। राजनीतिक न्याय कैसे सुनिश्चित होता है दोस्तों, तो यह संविधान के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा और अच्छा क्वेश्चन भी है, फंसा सकता है। अगला देखिएगा 34वां प्रश्न है, राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को क्या होना चाहिए दोस्तों, सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। राजनीतिक न्याय को पूछ रहा है, राजनीतिक न्याय का तात्पर्य यही होता है कि सभी को क्या हो, समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 35वां प्रश्न है, सुमिलित करना है और सही उत्तर चुनना है दोस्तों। तो देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं 35वां क्वेश्चन है, आप लोग मिलाइएगा इसको, ठीक है। तो मिलाते हैं, न्याय बलवानों का हित है, ठीक है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है, दोनों एक ही बात है। तो यह अभी ऊपर हम लोगों ने लगाया था, थ्रेसी मिकस हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही क्या है, न्याय है। मतलब जैसी प्रकृति है वैसा ही कार्यों का संपादन करना क्या हो जाएगा, न्याय हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह कौन बोलता है, यह हो जाएंगे आपके ह्यूम महोदय, ठीक है। अगला देखिएगा, सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र क्या है, साधन है। तो यह हो जाएंगे रॉल्स। इसके बाद है, न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण। तो ये हो जाएंगे प्लेटो महोदय। तो इस प्रकार से सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 4 1 3, ठीक। तो यहाँ देखिएगा 2 4 1 3, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला देखेंगे 36वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन सकती है। और बहुत ही बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है, 36वां क्वेश्चन है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, न्याय राज्य लुटेरों की टोली, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सेंट ऑगस्टाइन, कई बार पूछता है। फिर क्या कहते हैं, अगला प्रश्न है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता है वह डाकुओं का समूह है। डाकू और लुटेरों की बात आए तो डायरेक्टली आप ऑगस्टाइन लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन, है ना। अगला देखिएगा 38वां प्रश्न है आपके सामने, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरों की संपत्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैंने बताया लुटेरे और डाकू की बात अगर हो तो सीधे सेंट ऑगस्टाइन लगाइएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वैसे पढ़े रहिए तभी आएगा भी ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जो सामाजिक न्याय है वह उनका सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का महत्वपूर्ण पहलू था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 40वां प्रश्न इसी प्रकार से देखेंगे कि सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर कौन बल देते हैं दोस्तों, पूछ रहा है। तो यह मार्क्सवादी जो व्यक्ति होते हैं वो, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाइएगा। अगला है, सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों सामाजिक न्याय का तात्पर्य होता है कि सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर जो है आधारित सुविधाएं समाप्त हों, ठीक है। कौन से आर्टिकल में है ये आप लोग बताइएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। धर्म, जाति, रंग, लिंग के आधार पर जो है हम लोगों को क्या किया गया है, एक आर्टिकल में एक प्रावधान भी है, तो वो आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला देखेंगे इसी तरफ से क्वेश्चन कि किसने न्याय को उचितता या फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है, कई बार रिपीट करता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है।
किसने न्याय को उचितता का सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया? उचितता के सिद्धांत के रूप में कौन परिभाषित करता है दोस्तों? तो वह है जॉन रॉल्स महोदय। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, 43वां प्रश्न है कि निम्न में से किसने घोषित किया कि न्याय औचित्यपूर्णता है? ठीक है, न्याय क्या है? औचित्यपूर्णता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन रॉल्स। जहाँ पर न्याय के औचित्यपूर्णता की बात आए तुरंत जॉन रॉल्स आप लगा दीजिएगा, चाहे सेंटेंस कितना भी बड़ा हो। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी में 44वां प्रश्न है कि यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? ठीक है ना, न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। तो दोस्तों न्याय का जो एक सर्वोच्च महत्वपूर्ण सिद्धांत देते हैं वह जॉन रॉल्स के दिया जाता है। तो अगर आपको प्रश्न में कुछ समझ में नहीं आता और जॉन रॉल्स दिखते हैं तो आप वहाँ लगा देंगे तो एक बार ठीक होने की संभावना ढेर सारी रहेगी। वैसे आप लोग कई बार पढ़े होंगे तो यहाँ आप आराम से कर लेंगे। 45वां प्रश्न है, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा दोस्तों? तो वितरणात्मक सिद्धांत जो है आपका जॉन रॉल्स के द्वारा। अब वितरणात्मक सिद्धांत से आप लोग प्लेटो मत लगा दीजिएगा क्योंकि वो उनका वो दूसरा चीज़ है। ठीक है, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत जो है रॉल्स के द्वारा सही रूप में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 46वां क्वेश्चन है आपके सामने, किसने न्याय को न्याय की उचितता के रूप में घोषित किया? ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से वही जॉन रॉल्स महोदय। ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जॉन रॉल्स ने अपने न्यायिक सिद्धांत को क्या संज्ञा दी? जो जॉन रॉल्स का न्यायिक सिद्धांत है पूछ रहा है कि क्या संज्ञा दी थी? तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की बात करते हैं ना, वो अपने न्यायिक सिद्धांत में शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की बात करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं। क्या लक्षण है दोस्तों? तो इसमें न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, यह है प्रक्रियात्मक न्याय प्रधानता है, यह भी है सामाजिक न्याय से सरोकारियत, यानी कि उपयुक्त सभी जो है शामिल हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, 49वां प्रश्न है, रॉल्स के न्याय की धारणा जो है क्या है दोस्तों? तो यह उदारवादी है। कैसी है? उदारवादी है। ऑप्शन डी राइट। ये सब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अवधारणा थोड़ी सी टफ होती है लेकिन पढ़ेंगे तो आ जाएगा बार बार। 50वां प्रश्न है, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन है जॉन रॉल्स महोदय का। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दंड का सिद्धांत नहीं है भाई? ठीक है ना, तो दंड का सिद्धांत क्या नहीं है? यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वितरणात्मक न्याय जो होता है, यह एक दंड का सिद्धांत नहीं बल्कि न्याय का सिद्धांत है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 52वां प्रश्न है आपके सामने और आज का आखिरी प्रश्न होगा ये कि दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है किस पर दोस्तों? तो यह जो प्रतिकारात्मक सिद्धांत है, प्रतिकारात्मक मतलब कि बदले की भावना, मतलब बदला लेना। प्रतिकार का मत करने का मतलब है कि किसी से बदला लेना, तो यह बदले के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे आपका जो राजनीतिक अवधारणाएं थी, और राजनीतिक अवधारणाओं में भी किस पे बात किया हमने? आपका कानून से संबंधित प्रश्नों को हल किया है, साथ ही साथ न्याय से संबंधित प्रश्नों को हल किया है। इसके बाद आपके दंड से संबंधित प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है, और निश्चित तौर पर यह आपके परीक्षाओं में एक अच्छा वर्क करेगा और आपका रिवीजन करवा देगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो को देखिएगा, और साथ ही साथ जो इसकी पुरानी वीडियोस हैं जिसमें संप्रभुता, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, राज्य क्या है, इन सब के बारे में भी एक वीडियोस बन चुके हैं। प्लेलिस्ट में जा कर के आप उनको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको मिलेगी। तो आज सभी को इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।